हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें हम 11th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों के लिए जो हमारा विराट बैच चल रहा था, उसमें एक और चैप्टर ऐड होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, मैथ्स 1 का सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत डिमांडेड चैप्टर से कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं। वैसे आप जानते हो कि ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप वीडियो अगर आप सर्च करोगे तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा हमारा मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि इस चैनल जेआर कॉलेज की शुरुआत हमने हाल ही में की हुई है। लगभग इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ, आज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके लगभग 5-6 महीने पहले ही की है। और लगभग आपने ये 5-6 महीने के अंदर हमें इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया कि हम 100K का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ताकि हम इस जेआर कॉलेज को कॉलेज की कैटेगरी का एक बेहतरीन चैनल बना सके, जिसमें 11th एंड 12th साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों को बेहतरीन तरीके से नॉलेज एंड कंसेप्ट प्रोवाइड की जाएगी, ताकि अपने लाइफ में वो अपने बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाए। तो यही मेरा एक सपना है। आप लोग भी जरूर से इसमें मेरा साथ देना। आपके लिए कंटिन्यूअस मेहनत मैं खुद कर रहा हूं, हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। तो अच्छी तरीके से वीडियो देखो, अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो। और अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा लाइक कर देना। आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा वो लाइक करने पे, लेकिन वो लाइक से हम लोग को बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है। तो प्लीज लाइक करें, हो सके तो अच्छा अच्छा कमेंट्स करें, ठीक है। तो चलिए, आज वीडियो जो है हमारा वो है अगेन एक चैप्टर डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आपको याद होगा कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें डिटरमिनेंट का रोल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें देखा था हमने किस प्रकार से डिटरमिनेंट वाले सम्स आते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर जो था लीनियर इक्वेशन इनटू वेक्टर, उसमें हमने क्रैमर्स रूल पढ़ा था, जो कि डिटरमिनेंट के ऊपर बेस्ड था। उसी प्रकार का चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, क्योंकि आप आ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो आज हम लोग इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 4.1 पे सीधा जंप करेंगे और आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे और साथ ही में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहना, बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत सारे टॉपिक समझ में आएंगे। साथ ही में हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल से आप जरूर से फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री नोट्स, एंड हमारा जेआर ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसमें बहुत सारे कंटेंट्स आपके लिए हमने डाले हुए हैं और आने वाले समय में बहुत सारे नोट्स के तौर पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा आप सपोर्ट, जरूर से हम आपके लिए बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज नथिंग बट प्रैक्टिस सेट 4.1। अब ये प्रैक्टिस सेट 4.1 के एग्जांपल्स है क्या? सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। 3 टाइप के यहाँ पे डिटरमिनेंट से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद होगा, हमने 10th स्टैंडर्ड में जो हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, वो बेसिक तौर पे क्या था? बेसिक तौर पे आपको पता ही है, कभी भी अगर कोई भी वर्ड दिया हो, मतलब अब आप यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, तो आपको पता ही है इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो रो होते हैं और इस तरीके से जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ये आपको पता ही है, दिस इज रो, ठीक है। 2 रो है यहाँ पे, रो 1 रो 2, और यहाँ पे सीधा सीधा जो होता है वो कॉलम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हॉरिजेंटल रो होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। और हमेशा याद रखना, ये लाइन जो है इधर पे, एक इधर लाइन है, एक इधर लाइन है, इस लाइन को हम लोग डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। फर्क क्या होता है? नॉर्मली तौर पे आपने देखा होगा कि इस तरीके का लाइन होता है जिसमें आपको कुछ भी नंबर दिया हुआ है, समझ लो ABCD। तो ये 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग 2x2 या फिर 2x2 बोलते हैं, 2x2 डिटरमिनेंट बोलते हैं। एक 3x3 वाला भी होता है कि 3 नंबर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना, 3 नंबर यहाँ पे रहेंगे, 3 नंबर यहाँ रहेंगे। तो ये क्या आ गया? 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3x3 का डिटरमिनेंट हो गया। तो इसको और इसको दोनों को सॉल्व करने का जो मेथड्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। इसके लिए हमने हर टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे लाए हुए, ताकि आपको अलग अलग मेथड्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को वो सभी चीज एक साथ बता सके, ठीक है। ये होता है डिटरमिनेंट। वैसे अगर ये चीज को अगर इस तरीके से ब्रैकेट बना दिया जाए, मतलब इस तरीके से आपको दिखेगा, तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लो कि ये डिटरमिनेंट है, इसको ऐसा क्लोज कर दिया जाए, मतलब इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, जो कि आप आगे पढ़ोगे। तो आज तो पहला लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ डिटरमिनेंट आपको पढ़ाएंगे। आने वाले लेक्चर्स में डिटरमिनेंट्स के और भी कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसके मैट्रिसेस के बारे में, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, बहुत सारे वीडियोस हम लगातार लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग का वक्त के पहले बहुत सारी चीजें हम पढ़ा सके, ठीक है। तो चलो सॉल्व कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -15, 2 मल्टीप्लाई बाय -15 करना है, ठीक है। ये सबसे पहले किया आपने, बीच में ऑटोमेटिकली आएगा माइनस। याद रखना, कभी भी याद रखना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ होगा, कर दिया, बीच में माइनस डालो, फिर इसका इसके साथ करो, क्या है? -4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -15 कितना होता है? -30 होता है। ये आपका माइनस तो है ही। -4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है दोस्तों? -28। तो ये हो जाएगा -30 -28, यानी -30 - -+28।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -30 + 28 इज नथिंग बट -2। दिस इज योर आंसर। तो आपका इस चीज का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे ही बस आपको सॉल्व करना है, मेहनत करना है, आप लोग को ऑटोमेटिकली आंसर निकलेगा। अगला एग्जांपल, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दो। चलो क्या बोल रहा है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट 2/2 है, ये मल्टीप्लाई बाय ये, मतलब 2i मल्टीप्लाई बाय -i, ठीक है। i है, कंफ्यूज मत होना 1 से, ठीक है। बीच में आएगा माइनस, फिर ये वाला दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्व करो, 2i मल्टीप्लाई बाय i, देखो 2i मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय i मल्टीप्लाई बाय i क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा। 2i स्क्वायर -3 4 होता है 12। अब आपको एक चीज पता होगा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है अगर फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2 का, मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें आपने एक चीज सीखा होगा कि जो आपका i स्क्वायर होता है ना, i स्क्वायर, i का स्क्वायर जो होता है इसका वैल्यू होता है -1। ये आपको याद रखना है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर 11 मैथ्स 2 फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ही पढ़ा हुआ है, उसके वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो i स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो इस i स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, -1 लिख सकता हूं, और ये -12 तो पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2 और ये -12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 -12 इज नथिंग बट -14। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो बस इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जांपल जो आपको डिटरमिनेंट में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल, ये आ गया 3/3 डिटरमिनेंट, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। ये अलग था, ये अलग है। इसमें करना कैसे, थोड़ा सा फंडा है, फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सब इजी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो पहला नंबर है उसको लिख दो, 3 लिख दिया। अब आपने ये पहला नंबर लिखा 3, ठीक है ना, ये 3 आपने लिखा, तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को उड़ा दो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा दो तो क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है, ठीक है। तो उसको लिख दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ये क्या बच रहा है, 1 -2 और 3 और 1 लिख दिया। सेम वही चीज है, आपको पहले 3/3 मैट्रिक्स को आपको 2/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाओगे, आपने सबसे पहला नंबर लिखा ऊपर वाला, याद रखना यही 3 नंबर का काम होता है। तो पहला नंबर लिखा 3, अब जब 3 लिया तो 3 किसके लाइन में आता है, इसके लाइन में आता है। पहला वाला रो पूरा गायब करो और पहला वाला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हुआ, तो क्या बचे, ये 4 नंबर बचे, वो चारों को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। फिर आगे लिखते हैं फॉर्मूले में माइनस, फॉर्मूले में डायरेक्ट माइनस आता है तो माइनस लिख दिया। फिर अगला नंबर क्या है, -4, तो ये लिखो -4, और फिर जब -4 लोगे तो इसका ये वाला, देखो अभी मैं स्केल लेता हूं आपको ना, इस चीज को, इससे हेल्प होगा। आप देखोगे यहां पे इस चीज को हटाओ, क्योंकि ये -4 का लाइन पकड़ रहे हैं हम लोग, तो -4 का लाइन पकड़ेंगे तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, मतलब ये 1 और ये -2 बचेगा। लिख दो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में, लिख दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ये 1 बचा, ये -2 बचा, और ये 2 बचा, और ये 1 बचा, ठीक है। ये 1 बचा, खत्म, इसका भी काम खत्म। और अगला है 5, तो फॉर्मूले में ही प्लस आता है डायरेक्टली, +5। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस आ जाता है, लेकिन फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, और ये 5 है ना पॉजिटिव, ये आ गया। फिर इसका कॉलम में अगर मैं ये 5 को पकड़ा हूं ना, 5 लिया है मैंने, तो 5 के कॉलम में ये वाला पूरा जाएगा और ये वाला पूरा जाएगा, मतलब ये पूरा फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम चला गया। क्या बचा, ये 4 नंबर बचे, 1 1 2 3, तो लिख दो 1 1 2 3, लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। बस यही आपका तकलीफ था 3/3 में, और कुछ नहीं है। तकलीफ तो नहीं है, आदत हो जाएगी तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। मैं तो ऐसे ही फटाफट कर लेता हूं, तो आप लोग भी कर पाओगे। तो चलो सॉल्व करो, ये 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, बीच में माइनस आता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट माइनस। देखो एक तो इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, समझ में आ रहा है। तो 3 तो पहले बाहर था, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, बीच में माइनस फॉर्मूले में आता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट -6, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -6 यानी 1 + 6 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, माइनस +4 बना देंगे, ठीक है, +4 बना देंगे ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, बीच में फॉर्मूला वाला माइनस, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, और -4 और ये माइनस मिलकर +4 बना देंगे, ठीक है। अब थोड़ा और हम लोग ने एडवांस स्टेप सीख लिया ना फटाफट सॉल्व करने का। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बीच में आता है माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो 3 1 + 6 होता है 7, +4 1 + 4 होता है 5, +5 3 - 2 होता है 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 7 जा 21, +5 4 जा 20, +5 1 जा 5। सॉल्व कर लो, 21 + 20 इसकी 41, 41 + 5 इज 46, तो आ गया आपका आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बताओ यार, मुझे इससे सिंपल कोई एग्जांपल हो सकता है क्या, मुझे कमेंट करके बताओ क्या लग रहा है आप लोग को, ठीक है। तो कितना इजी एग्जांपल है, खुद आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट, क्लियर है। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। हाँ, ये देखो अभी एक और एग्जांपल जो यहां पे मैंने किया है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, मुझे माफ करना। देखो यहां पे माइनस है, अभी अभी मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो मुझे पता चला ये माइनस है ना इधर पे, तो यहाँ का माइनस आ जाएगा आपका, ये भी माइनस आ जाएगा,
ठीक है, तो ये माइनस के वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर। तो 2 - 12 इज आंसर इज -10, इसका आंसर -10, बाकी हमारा परफेक्ट है। तो -2 आ रहा है, -10 आ रहा है, और उसका जो हमारा आंसर आ रहा है 46 आ रहा है, परफेक्ट। तीनों का आंसर हमने परफेक्ट निकाला, बस ये सेकंड वाला हमने माइनस का साइन डालना भूल गया, इसके लिए गड़बड़ हो गया। तो आप लोग के साथ वो ना हो, इसके लिए आपको क्रॉस चेक करते रहना है कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। जब भी आप एग्जाम में लिखते हो तो अक्सर होता है, हम इंसान है यार, गलती हमसे होती है, तो अक्सर क्या होता है कि हम छोटे बड़े सिंबल्स को इतना ध्यान नहीं देते हैं, और वही चीज हमारी गलती होती है। हमको लगता है कि हमने तो पेपर बहुत अच्छा लिखा, लेकिन गलती हो जाती है, जिसकी वजह से देखो ये माइनस मैंने नहीं लिखा, गलती से नहीं लिखा ना, दिख तो रहा था क्लियरली माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख तो रहा था, लेकिन मैंने माइनस यहाँ पे लिखा नहीं, जिसकी वजह से आंसर मेरा -14 आ रहा था, लेकिन गलत हो जाता ये आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ जाए, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू निकालो। चलो फटाफट से, कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को? कुछ नहीं करना है, जो आपने मेथड सीखा है वही। ये क्या है, एक 3/3 डिटर्मिनेंट है, इसका इक्वल टू समथिंग वैल्यू दे रखा है। अब आपको पता है पहले कैसे सॉल्व करते हैं, पहला नंबर लेते हैं x, बराबर ले लिया पहला नंबर x, फिर जब x ले लिया आपने तो इसका रो और इसका कॉलम हटा दो, क्या बच गया नंबर, ये चारों बच गए, तो लिख दो डिटर्मिनेंट में 1 -3 -4 और 5 लिख दिया। फिर आता है फॉर्मूले में ही माइनस, याद है कि नहीं, फॉर्मूले में ही माइनस आता है। फिर अगला नंबर है -1, लिख दिया -1, और जब -1 ले रहे हो तो इसका कॉलम हट जाएगा, इसका रो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये और ये 4 नंबर बचेंगे। उनसे 2x -3 3 और 5 ये बच जाएंगे। और फिर आता है प्लस, और ये तीसरा नंबर जो कि है 2, और इसका भी अगर लेंगे 2 का लेंगे तो 2 का रो हटाओ, कॉलम हटाओ, रो हटाओ, क्या बच रहेगा, ये चारों नंबर 2x1 3 और -4। ठीक है, ये बच गया। एंड ये सभी चीज किसके बराबर है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, इज इक्वल टू 29 के बराबर। समझ में आ रहा है? चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो ये x तो है ही, अब ये सॉल्व होगा, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। 1 × 5 इज 5, बीच में आता है माइनस, -3 × -4 होता है, -3 × -4 इज 12, तो डायरेक्ट लिख दो 12 यहाँ पे, 5 - 12। ठीक है, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, +1। सॉल्व करो, 2x × 5 इज 10x, बीच में आता है माइनस, -3 × 3 इज -9, तो ये हो जाएगा +9, क्योंकि ये पहले से ही माइनस था। ठीक है, समझ में आया? +2, इसको सॉल्व करो, 2x × -4, तो ये हो जाएगा -8x, बराबर। 2x × -4 इज -8x, फॉर्मूला वाला माइनस, और 1 × 3 इज -3। ठीक है, इज इक्वल टू 29। सॉल्व कर लो, चलो क्या हो जाएगा, x 5 - 12 कितना होता है, -7 होता है, +1 10x + 9, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो 1 × 10x + 9, 10x + 9 ही रहेगा, प्लस है ये 2 × -8 कितना होता है, -16, तो आ जाएगा -16x। 2 × -3 कितना होता है, -6, मैंने अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, 2 × -3 इज -6, और ये सबके बराबर क्या है, 29 है। ठीक है, चलो सॉल्व करते जाओ, रुकना नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, लेकिन आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है और प्रैक्टिस के तौर पे करते जाना है। अब x × -7, तो ये हो जाएगा -7x + 10x, ये +9 तो है ही। ठीक है, -16x -6 इज इक्वल टू 29। अब आपको x वाले को साथ में रखना है, नंबर वाले को साथ में रखना है, तो ये -x है, ये 10x है, ये 16x को साथ में रखो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10x में से 7x गया, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3x बचेगा, और ये -16x। या तो आप एक स्टेप यही कम कर दो ना, एक स्टेप यही कम कर दो। ठीक है ना, x वाले को देखो, ये दिख रहा है आपको, x वाले को साथ में रखो, ये -7x है, ये 10x है, ये -16x को साथ में रखा। ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, नंबर बचा है ये 9। ठीक है, +9 - 6 इज इक्वल टू 29। अब ये x वाले साथ में है, इसको सॉल्व कर लो, -7 + 10 3x, 3 - 16 इज -13। ठीक है, तो -13x, 9 में से 6 गया, 3 को उधर भेज दो। ठीक है, 9 - 6 कितना होता है, 3 होता है, 3 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी कि 29 - 3 हो जाएगा, बराबर। तो कितना बचेगा, -13x इज इक्वल टू 26, बराबर 26 बच रहा है। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करो आगे का स्टेप, इज इक्वल टू, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, इज इक्वल टू कहां से लिख रहा हूं मैं, ये इक्वल टू आएगा ही नहीं ना, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल टू लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या सिली मिस्टेक हम कर रहे हैं, ऑलरेडी इक्वल है ना यहाँ पे, तो इधर सामने इज इक्वल टू नहीं आएगा, गलती मत करना। देखो छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो रही है मेरे से आज, कभी कभी दिन नहीं होता है। x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26/-13, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 13 × 13, 13 × 26, तो आपका आ गया 2, और ये -2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2। आपको यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने इस तरीके से जो x का वैल्यू है -2 बड़े आराम से निकाल दिया। और आप देख सकते हो कितना इजी एग्जांपल है, दिखने में भले ही हमको लग रहा है कि यार हार्ड होगा, बट ट्रस्ट मी,
इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 डिटरमिनेंट, तो आप आराम से बस हमारा जो स्टेप्स था, जो हमारा नॉर्मल स्टेप्स था, जो हम करते आ रहे थे, वही स्टेप्स को हमने फॉलो किया है और हम करते गए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है वो दोस्तों आ चुका है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको निकालना है फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर। क्या बोल रहा है? माइनस एंड कोफैक्टर निकालना। इसका बहुत ही मस्त मेथड है माइनस एंड कोफैक्टर निकालने का। इसको आप कभी भी 2x2 आया, 3x3 आया, कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। एक कॉलम है एलिमेंट्स का, ठीक है, ठीक है, देखो यहां पे एक एलिमेंट्स का कॉलम बनेगा, एक आपका बनेगा क्या बोलते हैं इसको, माइनर्स का, ठीक है, और एक बनेगा कोफैक्टर्स का। 3 कॉलम बना लेना इस प्रकार से। मैं आपको बताता हूं अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये 3 कॉलम आपने बना लिया। अब देखो, अब असली खेल शुरू हो रहा है यहां। जब 3 कॉलम बना लोगे तो सबसे पहले आपको एलिमेंट्स लिखना है। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? जो जिस पोजीशन में है। तो एलिमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बराबर। तो ये हो गया A13। वैसे A21, A22, A23, वैसे A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा। समझ में आ रहा है? बहुत इजी। तो A11 पे कौन है? पहले पोजीशन में कौन है? 2, लिख दिया। A12 मतलब फर्स्ट रो चल रहा है, अभी तक फर्स्ट रो चल रहा है, लेकिन सेकंड कॉलम पे कौन है? -1 लिखा हुआ है। फर्स्ट रो चल रहा है, थर्ड पे पोजीशन पे कौन है? A13 कौन है? A13 3 है, लिख दिया। फिर A21, देखो A21 आ गया, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कौन सा? ये सेकंड रो चल रहा है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, तीसरा रो। तो ये सेकंड रो और पहले कॉलम पे, ये कॉलम होता है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो फर्स्ट रो में सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम कौन सा है? 1, तो ये आ गया, इसका वैल्यू 1। फिर क्या आ जाएगा? 2। अब तो आपको समझ में आ गया। आप डायरेक्ट लिखते जाओ, एक के नीचे एक, -1। फिर ये 5 7 2 लिखते जाओ, 5 7 2। एलिमेंट्स लिखने में किसी को भी आज तक तकलीफ नहीं हुई। जब भी क्वेश्चन आया माइनस एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने का, आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा, कभी भी उनको एलिमेंट लिखने में तकलीफ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बस यहां से ऐसा लाइन बाय लाइन ऐसे करके लिखते जाना है, कोई तकलीफ नहीं होती। अब शुरू होता है माइनर का खेल। तो माइनर एक्चुअली है क्या? माइनर क्या होता है? तो माइनर को पहले जो भी नाम होंगे वो लिख दो। पहले होंगे M11, फिर होंगे M12, फिर निकलेगा M13, फिर निकलेगा M21, फिर M22, फिर M23 निकलेगा, फिर M31 निकलेगा, M32 निकलेगा एंड लास्ट में निकलेगा M33। ये टोटल 3/3 है, मतलब टोटल 9 निकलेंगे। जैसे A11, M11, A12, M22, ऐसा माइनर्स के लिए M लेते हैं, तो ये इसका वैल्यू भी निकलेगा। लेकिन इसका वैल्यू निकलता कैसे, मैं आपको बताता हूं। माइनर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं निकालूंगा माइनस ऑफ 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किधर है? ये रहा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो जब आप फर्स्ट रो को देखोगे, अगेन मैं स्केल ले रहा हूं, यहां पे एक और स्केल ले रहा हूं, दूसरा 2 डंडी ले रहा हूं। क्या बोल रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो मतलब ये वाला, इसके ऊपर हाथ रख लो अपना, और फर्स्ट कॉलम ये वाला हाथ रख लो। तो जब आपने हाथ रख लिया, मतलब उस नंबर को आपने हटा दिया, मतलब एक छुपा दिया एक तरीके से, तो आपको क्या मिल रहा है? ये 4 नंबर मिल रहे हैं। कौन से? ये वाले 4 नंबर मिल रहे हैं। अगेन देखो, मैंने फर्स्ट रो ऊपर और ये फर्स्ट कॉलम ये वाला, इसको अगर मैंने छुपा दिया तो क्या बच रहे हैं? ये 4 नंबर लिख रहे हैं। तो 4 नंबर का आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा, जो कि है 2, -1, 7 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा जो वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा M11। तो सॉल्व कर लो, 2 × 2 इज 4, -1 × 7 इज -7, यानी हो जाएगा 4 + 7, यानी कि कितना आ गया? 11 आ गया। तो M11 का वैल्यू क्या आ गया? 11। यहां पे आप क्या कर सकते हो? पार्टीशन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा ये लग रहा है तो आप पार्टीशन कर लो, बेस्ट रहता है ये पार्टीशन करना। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा लाइंस खींच दो ताकि इसी के अंदर आपका सॉल्व हो और आपका कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा भी कंफ्यूजन। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? थोड़ा सा मैं यहाँ पे पार्टीशंस कर रहा हूं, इसी के अंदर सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और बहुत ही गंदा दिखेगा। तो मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन आपके पास नोटबुक में जब जितना आपका पास स्पेस है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं हम लोग। ये हो गया M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया। देखो अगेन M12 निकाल रहा हूं ना, M12 मतलब क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हट गया, तो क्या बच रहा है? 1 -1 5 और 2 है ना, ये और ये बच रहा है। तो 1 -1 5 और 2 कैसे आया? अगेन एक बार और दिखाता हूं। देखो अभी मैं ये सब करा रहा हूं आप लोग को रिवाइज, मतलब एक तरीके से आप लोग का जो हो रहा है इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही माइंड में आएगा। क्योंकि अभी मैं आपको ये स्केल रख के दिखा रहा हूं, जब आप 2-3 एग्जांपल ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएगा, माइंड में आ जाएगा।
कि फर्स्ट रो कॉलम क्या होता है, आपके दिमाग में आप हटा दोगे उसको। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, M12, तो फर्स्ट रो ये है ऊपर वाला, सेकंड कॉलम बीच वाला, तो इसको हटा दिया तो क्या बच रहा है मेरे पास, कौन से नंबर बच रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको हटा दिया तो कौन से नंबर बच रहे हैं, ये वाला 1 और ये वाला -1 दिख रहा है, ये वाला 5 और 2, इसको लिख दिया, इसको सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, बीच में माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5, तो ये हो जाएगा 2 + 5 यानी कि 7, इसका वैल्यू 7 आ गया। अब देखो, अब मैं फास्ट जाऊंगा, अब थोड़ा फास्ट जाऊंगा, देखो कैसे, ये तो आपको मैंने समझा दिया कि कैसे होता है, कैसे हटाया जाता है, माइनस कैसे निकाला जाता है। अब देखो फटाफट, 1 3 मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हट गया, देखो ये पूरा हट गया, तो क्या बचेगा, 1 2 5 7 बचेगा, तो लिख दो 1 2 5 और 7, इसको सॉल्व कर लो। 7 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7 माइनस 2 5 10, 7 - 10 इज इक्वल टू -3 आ गया इसका वैल्यू। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ये सेकंड रो हट गया, ये फर्स्ट कॉलम हट गया, तो क्या बचेगा, -1 3 लिख दो, -1 3 और क्या बचेगा 7 और 2, बराबर, क्रॉस वेरीफाई कर लेना हर बार। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया तो क्या बचेगा, -1 3 7 और 2, सॉल्व कर लो, क्योंकि एक भी अगर आपने गलती से कुछ भी गलत डिसीजन ले लिया, मतलब गलत डिजिट उठा के लिख दिया, या फिर आपको ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चूज करने में थोड़ा भी आपका कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा भी आपने गलत कर लिया बाई चांस, तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपको शायद आधा मार्क्स भी ना मिले। तो याद रखना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, बीच में आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज -21, ठीक है, -2 -21 कितना होता है, -23 होता है, तो आ गया ये आपका माइनस, M21 कितना आ गया, -23 आ गया, करेक्ट है, क्लियर, चलो कोई दिक्कत यहां तक, ओके। अब ये आपका निकल गया माइनर, नेक्स्ट है क्या बोलते हैं इसको, माइनर 22, ठीक है ना, M22 किधर है, M22 ये होगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो ये अगर आपका सेकंड कॉलम हट गया, सेकंड रो बच गया, तो क्या बचेगा, 2 3 5 और 2, 2 3 5 और 2, 2 2 4 -5 3 15, 5 - 15 इज इक्वल टू -11 आ गया आंसर, -11। तो M22 का जो वैल्यू आ गया दोस्तों, वो कितना आ गया, -11 आ गया। नेक्स्ट M23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो हट गया, थर्ड कॉलम मतलब 2 - 1 5 और 7, ठीक है, 2 - 1 5 और 7, 2 - 1 5 और 7, देखो थोड़ा मैं कलर अलग अलग बीच में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो 2 7 जा 14, बीच में -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 यानी माइनस प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 19, तो आपका आ गया M23 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 19 आ गया। समझ में आ रहा है, वैसे आपको और 3 निकालने हैं, बस आ गया आंसर 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब -1 3 और 2 और -1, ठीक है, -1 3 2 और -1, ठीक है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 3 2 और -1, ठीक है, सॉल्व कर लो। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 1, -3 2 जा 6, 1 - 6 इज -5, तो आपके आंसर आ गया -5। M32 ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे 2 3 1 और -1, ठीक है, 2 3 1 और -1, सॉल्व कर लो, -2 -3 1 जा 3 -5, तो इसका वैल्यू भी आ गया -5, ठीक है। M31 का और M32 का वैल्यू सेम आ रहा है। M33 ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, क्या बचेगा, 2 - 1 1 और 2, 2 - 1 1 और 2, सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, बीच में -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 यानी 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से आपने M33 भी निकाल लिया, ठीक है, जो कि आ रहा है 5। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आप लोग को ही होगी, कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट निकाला, आपको एलिमेंट से मतलब नहीं है, लेकिन आपने एलिमेंट इसलिए निकाला ताकि एक प्रॉपर स्टेप बन सके, एलिमेंट माइनर एंड कोफैक्टर, इस तरीके से हमने यहां पे मेथड बनाया हुआ है आपके लिए। तो जो हमको निकालना है, आपको क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर, तो इस तरीके से आपने सभी चीज का माइनर्स निकाल लिया, ठीक है, मतलब आपके लिए माइनर्स क्या है, अगर आप ऐसे लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे इधर पे कि -r 11 7 -3 -23 -11 19 -5 -5 दीज आर द माइनर्स, ये इसको बोलते हैं हम लोग माइनर्स। वैसे उसी के साथ कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, उसका कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, अगेन आपको कुछ नहीं करना है, यही लाइन को थोड़ा सा और एक्सपांड कर देते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है, यही लाइन को थोड़ा थोड़ा एक्सपांड कर रहा हूं मैं ताकि इसके अंदर हम लोग क्या कर सके, उस चीज का कोफैक्टर भी जो है वो सॉल्व कर सके। समझ में आ रहा है दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, 2 मिनट रुक जाओ, बस लाइंस हम लोग अच्छे से बना ले, फिर हम लोग आपको कोफैक्टर्स बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, चलो अब यहां पे कोफैक्टर सॉल्व करेंगे। यहां पे मैं आपको कोफैक्टर सॉल्व करके दिखा रहा हूं, कौन सा कलर लूं बताओ, ब्लू ले लूं, दिखेगा ब्लू अच्छे से, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे कोफैक्टर्स दिखाऊंगा। तो कोफैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको बता दूं पहले कोफैक्टर को लिखते किससे, कौन से लेटर से लिखते हैं, तो आपको मैं अगेन बताना चाहूंगा कि कोफैक्टर को लिखा जाता है सी के नाम से। दैट इज कोफैक्टर है तो सी, जैसे माइनर के लिए एम लिखा मैंने, M11 ऐसा, तो वैसे कोफैक्टर के लिए पहला क्या आएगा C11, ठीक है, फिर C12, फिर C13 बराबर, फिर C21, फिर C22, फिर C23 बराबर, फिर C31, C32 एंड लास्ट में C33। इस तरीके से अगर 4x4 मैट्रिक्स होता, मतलब सिर्फ 4 डिजिट होते उसके अंदर, जैसा ऐसा वाला 1 2 3 4 ऐसा वाला होता, तो इसमें क्या है 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है और 2 2 ही है बस, ठीक है ना। तो ऐसे 4 ही आते, तो वो इजी होता है, जानबूझ के वो लोग देते नहीं। कभी कभी एग्जाम अगर इजी बनाना होता है उनको, तो वो लोग चलो फिर भी इजी दे देते हैं, लेकिन ऐसे केस में नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको 3x3 वाले। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, फॉर्मूला होता है -1/i+j, ऊपर लिखता हूं यार, यहां पे थोड़ी लिखूंगा, एक मिनट पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं, नहीं तो पूरा फाइल क्या हो जाता है, कभी कभी उड़ जाता है, ठीक है ना। सेव हो गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा मिटा दूं पहले, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला, -1/i+j मल्टीप्लाई बाय MIJ। अब इसका मतलब है क्या, ये फॉर्मूला इसको आप बाय हार्ट कर लो, माइंड में डाल लो, कैसे भी कर लो, आपको ये याद रखना चाहिए माइनस एंड कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो -1/i+j, IJ मतलब इज नथिंग बट जो आपका लिखा हुआ है, ये पहला वाला i दूसरा वाला j, पहला i दूसरा j, जो नंबर दिख रहा है ना 1 1 1 2, ये क्या है, पहला वाला i है दूसरा वाला j है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है -1/i+j, यानी कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, -1/i+j मतलब 1 + 1 बराबर i+j मल्टीप्लाई बाय MIJ, यानी कि उसी चीज का MIJ मतलब क्या, माइनर, उसी चीज का माइनर। तो उसी के लाइन में माइनर कितना है 11 है, यानी मल्टीप्लाई बाय 11। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो -1 का कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 यानी -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 11। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्व करते जाओ वैसे ही। C12 अगेन फॉर्मूला -1/i+j यानी 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय उसी चीज का माइनर यानी मल्टीप्लाई बाय 7। तो कैसे आएगा, -1 का क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7। अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही आएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज नथिंग बट -7, ठीक है। क्या आ गया, -7, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट 1 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए भी फॉर्मूला -1/i+j मतलब 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय उस चीज का माइनर कितना है, -3 है, उस चीज का माइनर कितना है, -3 है बराबर, इज इक्वल टू -1 का रेस टू क्या हो जाएगा 4। कभी भी याद रखना -1 के ऊपर पावर में अगर ऑड नंबर आता है तो वो माइनस ही रहेगा, इवन नंबर आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1/4 मतलब इवन नंबर है ना, क्योंकि -1 दो बार मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना लेगा, और -1 दो बार मल्टीप्लाई के पॉजिटिव, दोनों मल्टीप्लाई करिए पॉजिटिव ही आएगा। तो ये मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -3, तो कितना आ जाएगा, -1/4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3, तो ये आपका आ गया -3। नेक्स्ट 2 1 यानी -1/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय इस चीज का माइनर है -23, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 2 + 1 कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय -23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -23, तो कितना आ जाएगा वैल्यू देखो, -1 का क्यूब -1 मल्टीप्लाई बाय -23 इज 23, पॉजिटिव हो गया नंबर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा और बड़ा बड़ा कर दे क्या लाइन को, ठीक है। चलो अब ठीक लग रहा है। अब देखो यहां C22 यानी कि -1/2 + 2 मल्टीप्लाई बाय इसका कितना है -11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 का रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय -11, तो कितना हो जाएगा, -1 का 4 कितना हो जाएगा, -1/4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -11 इज -11, तो ये आपके -11। फिर 2 3 है, -1/2 + 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर कितना है 19, सब दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो -1 2 + 3 कितना होता है 5, तो -1/5 मल्टीप्लाई बाय 19, -1 के ऊपर 5 है मतलब ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 19 इज नथिंग बट -19, आ गया आंसर। नेक्स्ट 3 1 तो -1/3 + 1 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है -5, सॉल्व करो तो -1/3 + 1 कितना होता है -1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -5, तो -1/4 कितना होता है पॉजिटिव 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -5, तो ये आ गया आपका -5। नेक्स्ट -1/3 + 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसका कितना है -5 अगेन, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 कितना है 3 + 2 है ना, ये 3 + 2 कितना होता है 5, तो -1/5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो कितना हो जाएगा -1/5, पहली बात तो -1 हो गया,
निगेटिव हो गया, ये निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव इज पॉजिटिव, तो आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, लास्ट में 3 यानी कि -1/3 मल्टीप्लाई बाय, इस चीज का माइनर कितना है 5 है, इज इक्वल टू, तो -1/, कितना हो गया 3 + 3 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका -1/6 इज पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5। तो इस तरीके से हमने सभी टाइप के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल, देख के आपको थोड़ा सा ये डरावना लग रहा होगा कि यार इतना लेंथी चीजें हैं, लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल्स होते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना। और अगर आपके एग्जाम में माइनर कोफैक्टर आया ना, तो सिर्फ यही दुआ करना कि यार टाइम फटाफट से ना बीते, मतलब आप लोग का टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा ना हो, क्योंकि ये चीज मैं आपको बोलूं है बहुत इजी लेकिन है लेंथी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अगर आप देखोगे हमने भी ज्यादा टाइम ले लिया, मतलब मैं तो आपको सॉल्व मतलब पढ़ाते पढ़ाते सॉल्व करा रहा हूं, इसके लिए टाइम लगा होगा, लेकिन आप खुद से भी करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ये है बहुत इजी और एग्जाम में आएगा तो अपने आपको ब्लेस मानना कि अगर आया तो आप उसको आराम से कर पाओगे, बस फटाफट करने की हैबिट डाल लो, प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, फाइंड द डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग द थर्ड कॉलम। आपको थर्ड कॉलम को एक्सपांडिंग करना है, थर्ड कॉलम मतलब इस कॉलम को एक्सपांड करना है और आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। बहुत इजी है, सबसे पहले इस चीज को आप अपना जो एलिमेंट का फॉर्म होता है उसके फॉर्म में लिख दो। एलिमेंट का फॉर्म अगेन जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है एलिमेंट का फॉर्म, ठीक है, A11 A12 A13 होता है, फिर A21 A22 A23 होता है, A31 A32 A33 होता है, और इसका वैल्यू आप जानते हो क्या दिया हुआ है हमें, ऑब्वियसली -1 1 2, ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो -2 3 और -4, यहाँ पे -3 4 और 0, इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो भी एलिमेंट्स है ये उसके सामने उसके वैल्यूज जो है वो हमें देके रखे थे, यहाँ पे हम लोग को पता है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक्सपांशन करना है अलोंग थर्ड कॉलम, तो लिखो यहाँ पे एक्सपांशन अलोंग थर्ड कॉलम। आपका जो थर्ड कॉलम है अगर आप देखोगे थर्ड कॉलम क्या है, ये वाला, ये थर्ड कॉलम दिख रहा है आपको, इस थर्ड कॉलम के अलोंग में आपको क्या करना है, एक्सपांशन करना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये A13 है, थर्ड कॉलम का पहला क्या है A13, बराबर, ये पहला आपको दिख रहा है एलिमेंट A13 है, यहां पे आपने लिख दिया A13। अब इसी चीज का कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो यानी C13, तो A13 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, C13 हो गया, करेक्ट है। प्लस करना है दूसरा वाला क्या है A23, इसको एक्सपांड करो, तो A23 लिया उसको मल्टीप्लाई करो आप उसी चीज के किसके साथ, कोफैक्टर के साथ। ठीक है, तो C23 फिर बीच में प्लस अगेन ये A33 मल्टीप्लाई बाय C33, मतलब आपने क्या किया, अगर आपको थर्ड कॉलम को एक्सपांड करना है तो आपने उसी एलिमेंट को उसके ही कोफैक्टर के साथ क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इस चीज को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लोगे तो समझ जाना कि आपका आंसर आ गया। तो चलो लग जाते हैं रेस में और इस चीज को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर जो है वो निकालते हैं। चलो क्या करना है, सबसे पहले अगेन जैसा हम करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे बताओ, A13 का वैल्यू क्या है, देखो इस पोजीशन में क्या है 2 है, A13 के पोजीशन पे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, करेक्ट है, 2 दिया हुआ है। ओके, अब यहां पे C13 निकालेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय C13 कैसे निकलता है, कोफैक्टर किसी चीज का कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है, -1/i + j मल्टीप्लाई बाय mij, तो -1/i + j क्या है इसका 1 + 3, बराबर, -1/i + j मल्टीप्लाई बाय mij, लेकिन इसका मुझे माइनर तो पता नहीं है, मैंने तो माइनर निकालना नहीं, लेकिन मुझे पता है माइनर कैसे निकलता है। अगर मेरे को C13 किधर है, मतलब A13, इस चीज का अगर मुझे माइनर निकालना है, बताओ इस चीज का माइनर निकालना है, मतलब इस 2 के लिए मुझे माइनर निकालना है, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा -2 3 और -4, तो हमारा ब्रैकेट में मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा -2, बराबर ना, हमको इस चीज को एलिमिनेट करना है, मतलब ये वाला कॉलम पकड़ो पूरा गायब, ये गायब ना, इसके लिए ना ये गायब, ठीक है, तो क्या बचा -2 3 और 4। समझ में आया ये चीज कि A13 ये रहा, A13 का वैल्यू ये रहा और C13 का ये पूरा वैल्यू रहा, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। थोड़ा इसको साइड में करते हैं, मतलब ज्यादा जगह खा रहा है ना ये, थोड़ा इसको मैं यहां पे सरकाता हूं। ओके, देखो बीच में क्या है, प्लस आ गया। अब इसकी बारी A23 के पोजीशन में कौन है, A23 के पोजीशन में -4, तो यहां पे आ जाएगा -4, ठीक है, -4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय आपका कोफैक्टर ना, ये वाला मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा -1 बराबर /2 मतलब 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर, कैसे निकलेगा बताओ, 2 + 3 मतलब A23 के लिए, 23 किधर है, 23 का पोजीशन कौन सा है, ये वाला, इस चीज को हटाना है, तो इस चीज को हटाना है मतलब
ये पूरा रो गायब हो जाएगा बीच वाला और ये कॉलम, तो क्या बच जाएगा देखो, अगर इसको मैंने गायब कर दिया तो क्या बचेगा, ये -1 1 -3 और 4, तो -1 1 -3 और 4 बचेगा। करेक्ट है, यहां तक समझ में आया, -1 1 और आपका और 3 और 4 जो है वो आपका बच रहा है। ठीक है, क्लियर। अब क्या बच रहा है, ये भी तीसरा चीज बच रहा है, प्लस होगा, तो यहां पे लिखो प्लस A33 किधर है, 0, A33 0 है। अब ऑब्वियसली A33 0 है, तो आपका जो भी आएगा मतलब वो डायरेक्टली आपका 0 हो जाएगा, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी आपको अगर स्टेप दिखाना है तो आप लिख सकते हो, तो 0 मल्टीप्लाई बाय, ये 0 हो गया, A33 आपने 0 लिखा, बीच में मल्टीप्लाई लिख दिया, C33 मतलब -1/3 + 3 मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर, तो माइनर क्या आएगा 33 के वाले कॉलम के लिए, 33 के लिए माइनर क्या आएगा, ये पूरा हटा -1 1 -2 3 -1 1 -2 3। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो आप कैसे, बहुत मजेदार चीजें हो गई है यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 है, लिख दिया 2, -1/1 + 3, ठीक है ना, -1/1 + 3 मतलब -1/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लाई तो चल ही रहा है, तो ये हो गया -1/4। ठीक है, ये 2, ये -1/4 मल्टीप्लाई बाय, ये सॉल्व होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8, देखो यहाँ पे -8 और बीच में माइनस और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9, तो ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये पूरा हमने यहां तक जो है वो सॉल्व कर दिया, यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, बीच में है प्लस, तो लिख दो बड़ा सा प्लस। इसकी बारी -4 है, तो ये प्लस और ये -4 मिलकर क्या बनाएंगे, उसको माइनस बना देंगे, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे आया, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस, यहां पे 4 बराबर, यहां पे 4 है। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में -1/2 + 3 मतलब -1/5, तो मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, -1/5 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व कर लो इसको, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4, ठीक है, -4 और बीच में माइनस आता ही है फॉर्मूले में, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3 यानी कि +3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसका काम भी खत्म। अब इसकी बारी है, अब ये क्या है, +0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज का वैल्यू अगर ये आ रहा होगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो +0 सॉल्व कर लो, देखो कैसे होगा, ये तो 2 है ही, -1/4 कितना होता है, पॉजिटिव 1 ही होता है। ठीक है, 1 -8 + 9 मतलब 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1, इसका वैल्यू भी 1 आ गया, -4 -1 मल्टीप्लाई बाय ⁵ इज नथिंग बट -1, ठीक है, ब्रैकेट में -4 + 3 -1 + 0, सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो ये आपका पूरा 2 आ गया, बीच में ये माइनस है, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 4, तो यहां पे आ गया आपका +4, समझा, तो 2 - 4 इज नथिंग बट -2, तो आपका ये आ गया आंसर फाइनली। तो आपको क्या पूछा था, आपको जो पूछा था, फाइंड द डिटरमिनेंट यूजिंग एक्सपांडिंग द थर्ड कॉलम, आपने थर्ड कॉलम को एक्सपांड किया, कैसे एक्सपांड करते हैं, उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके, तो एक्सपांड कर दिया और आपका आंसर निकाल दिया, दिस इज योर डिटरमिनेंट। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो आपको सॉल्व करना है, चाहे कोई भी एक्सपांड करने बोले, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आप इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से हमने आपको सॉल्व किया और बेहतरीन तरीके से इसका आंसर भी निकाला, जो कि एकदम 100% करेक्ट है। क्लियर, समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा प्रैक्टिस सेट किया, ऑलमोस्ट सभी टाइप के एग्जांपल्स हमने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंटिन्यूस पैटर्न में हम और भी लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे, बस हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, अपने दोस्तों को भी हमारे इस बेहतरीन से मेहनत किए हुए वीडियो के बारे में बताना, उनको शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल स्पेशली डेडिकेशन के साथ सिर्फ 11वीं और 12वीं के लिए काम करता है। तो बहुत मेहनत हम कर रहे हैं इस चैनल पे, आगे इसको बहुत ऊंचाई पे लेके जाना है, तो आपका सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए इस चैनल पे। तो प्लीज सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।